नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग अज्ञेय की दो प्रसिद्ध कविताओं का पाठ विश्लेषण करेंगे। इनमें पहली कविता है हरी घास पर क्षण भर और दूसरी है कितनी नावों में कितनी बार। हरी घास पर क्षण भर एक काव्य संग्रह भी है जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ और यह कविता इसी संकलन में शामिल है। कितनी नावों में कितनी बार में 1962 से 1967 के बीच की कविताएं संकलित हैं। उस संकलन की यह कविता है कितनी नावों में कितनी बार। इस संकलन पर अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया गया। अज्ञेय अवधारणाओं के कवि हैं। उनकी काव्यानुभूति में चिंतन और बौद्धिकता का बहुत गहरा दबाव और प्रभाव है। विजय देवनारायण शाही ने अज्ञेय और प्रसाद की तुलना करते हुए एक जगह लिखा कि प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में परिवर्तित किया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को अनुभूति में रूपांतरित किया। कहा जा सकता है कि अज्ञेय की काव्य अनुभूति में अनुभूति और दार्शनिकता का एक विलक्षण मेल जोल है। इसलिए अज्ञेय की कविताएं अपनी मूल प्रकृति में वैचारिक कविताएं हैं और वे विचार के धरातल पर कई प्रकार की अन्य विचार सरणियों से टकराते भी हैं। हरी घास पर क्षण भर में 4 या 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके आधार पर इस कविता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें प्रकृति है, इसमें स्मृति है, इसमें आधुनिक सभ्यता की आलोचना है और इसमें संबंधों और जीवन की सार्थकता की खोज है। अज्ञेय की कविताओं में प्रतीकात्मकता उसकी अंतर्निहित विशेषता है और हरी घास पर क्षण भर में जो हरी घास है उसमें भी एक प्रतीकात्मकता है। यह हरी घास खुले, उन्मुक्त, कुंठा रहित मानव मन का प्रतीक है। इस हरी घास पर क्षण भर में जो क्षण है वह अनुभव की सघनता को या अनुभूति की तन्मयता को व्यंजित करता है। शीर्षक के आधार पर हम कह सकते हैं कि हरी घास पर क्षण भर जीवन की तन्मयता को या अनुभूति की तन्मयता को, अनुभूति की गहराई को प्रकृति की उन्मुक्तता में, सहजता में, स्निग्धता में, खुलेपन में जीने का एक क्षण है। इस तरह से यह कविता शहरी जीवन बनाम जीवन की सहजता और जीवन की स्वच्छंदता का आख्यान बनती है। इस कविता में प्रेमास्पद से कवि कहता है कि आओ बैठो, थोड़ा नज़दीक आकर, सट कर, इतना नज़दीक आकर कि हमारे बीच में स्नेह भर का भी व्यवधान न रहे। हमारे बीच शिष्ट जीवन की सारी दीवारें ख़त्म हो जाएं, कृत्रिमता ख़त्म हो जाए। ख़ास बात यह है कि अज्ञेय दूरियों को स्नेह से मापने की बात करते हैं। यह एक विलक्षण अद्भुत प्रयोग है जहाँ पर दूरियां स्नेह के माप से तय की जा रही हैं। कविता प्रेमी और प्रेमिका के साथ होने में जो भी बाहरी बंधन और व्यवधान हैं, उन व्यवधानों के ढह जाने या उन व्यवधानों के टूट जाने की तरफ संकेत करती है या तोड़ देने का आह्वान करती है। इसलिए इस कविता का जो पहला चरण है वह ये कहता है कि हम इस तरह से मिलें कि जितनी कृत्रिमताएं हैं और शिष्टता की नकली दीवारें हैं वो टूट जाएं। यह कविता अपने प्रस्थान बिंदु पर जीवन की सहजता के आख्यान को रेखांकित करती है। इस कविता का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है प्रकृति। शहर की खदबदाती बेचैनी से, अकुलाहट से बाहर निकलकर कवि प्रकृति के
स्वच्छंद और सुंदर, ललित और पवित्र परिवेश में रहना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगेय कहते हैं कि यह प्रकृति में आना पलायन नहीं है। सामान्यतः छायावाद पर यह आरोप है कि वह जीवन की बेचैनियों से या जीवन के यथार्थ से, जीवन के दबावों से मुक्त होकर प्रकृति के प्रांगण में शरण लेना चाहता है। अगेय इस बात से अवगत हैं, इसलिए कविता में वो कहते हैं कि प्रकृति में आना मूलतः पलायन नहीं है, बल्कि वह जीवन की विराटता, जीवन की लय और जीवन की सुंदरता का साक्षी होना है। इस प्रकृति में अस्तित्व की विस्मयकारी विविधता है। सामान्यतः हमने देखा है कि अगेय जब प्रकृति के प्रसंगों का जिक्र करते हैं तो उसमें प्रकृति अपनी समूची विविधता, विवरणात्मकता और सूक्ष्मता के साथ मौजूद होती है। इस कविता में भी जब अगेय ने प्रकृति के रूपों का जिक्र शुरू किया तो उसमें प्रकृति अपने संपूर्ण प्रभाव और अपनी संपूर्ण विविधता के साथ प्रकट होती है। जैसे उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि आओ हम इस पार्क के खुलेपन में बैठकर प्रकृति को देखें, और प्रकृति को देखें तो हमें क्या दिखाई पड़े, इसकी एक बहुत लंबी सूची अगेय ने इस कविता में व्यक्त की है। लेकिन इस सूची में शुष्कता नहीं है, बल्कि इस सूची में प्रकृति की सूक्ष्मता, उसकी भंगिमाएं, उसके रूप की विविधता और उसका विस्मयकारी प्रभाव शामिल है। मसलन आओ हम इस खुलेपन में बैठकर देखें आकाश, धरती, दूब, मेघ, पौधे, डोलती लता, फूल झरे पत्ते, तितली, भुनगे, किसी वनस्पति की फुनगी पर पूंछ उठाकर बैठी चिड़िया। प्रकृति को उन्मुक्त मन से हम निहारें, सराहें, पुलकित हों और प्रकृति को इस तरह निहारें कि खुद के होने का एहसास भी खत्म हो जाए। कहा जा सकता है कि शहर की ज़िंदगी में खुद के होने के एहसास के तनाव से भरा हुआ है मनुष्य का मन, मनुष्य की चेतना। इसलिए प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति के साहचर्य में आत्मविस्मरण भी अनुभूति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और इस आत्मविस्मरण में एक होने की उपलब्धि है। अगेय ने इस कविता में प्रकृति का साक्षी होना पर्याप्त नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि हम प्रकृति को इस तरह से देखें, सराहें, पुलकित हों, खुश हों कि अपने होने का एहसास भी खत्म हो जाए। और होने के एहसास के खत्म होने का मतलब है कि भीतर का शोर, भीतर की अशांति, भीतर की चंचलता और भीतर की बेचैनी और व्याकुलता झर जाए, और तब हम अपने भीतर के सन्नाटे में दूर सागर की उठती गिरती लहरों की अनगूंज सुन सके, जैसे सीपी सुना करती है। क्योंकि हम भी तो उसी तरह सागर की छाती की छोटी सी सिहरन है। यहाँ पर अगेय सीपी और सागर का प्रश्न उठाते हैं। सीपी और सागर के संबंध विरोधमूलक नहीं हैं, बल्कि सागर में रहते हुए भी सीपी अपने में बंद है और स्वतंत्र दुनिया बसाए है। लेकिन इसके बावजूद वह समुद्र का हिस्सा है, वह समुद्र से पैदा हुई चीज़ है, लेकिन उसकी स्वायत्तता बरकरार है। इस बिंदु पर हम नदी के द्वीप कविता को देख सकते हैं। उसमें भी यह बिंदु उठाया गया है कि द्वीप नदी के कारण है, लेकिन वह नदी नहीं है। द्वीप का अस्तित्व नदी के कारण है, लेकिन इसके बावजूद वह नदी का पर्याय नहीं है, बल्कि उसकी अपनी विशिष्टता है, उसका अपना आकार है, उसकी अपनी गुलाइयाँ हैं, उसके होने का एक अपना ढंग है। और अगर यह द्वीप नदी के साथ बहता है
तो द्वीप का अस्तित्व खत्म होता है। ठीक उसी तरह से उन्होंने इस संदर्भ में समाज और व्यक्ति के संबंध की भी चर्चा की है। दरअसल शीत युद्ध के उस दौर में व्यक्ति और समाज के संबंधों की बहस एक ऐतिहासिक बहस है, और प्रगतिशील या प्रगतिवादियों का यह मानना है कि समाज केंद्र में है, व्यक्ति परिधि पर है, जबकि अज्ञेय ने परिधि पर समाज को रखा और केंद्र में व्यक्ति को। परिधि और केंद्र एक दूसरे के विरोध में नहीं है। अज्ञेय का यह मानना था कि मैं व्यक्ति को जानता हूँ, मैं व्यक्ति से शुरू करता हूँ, क्योंकि व्यक्तियों के संगठन से ही अंततः एक समाज का निर्माण होता है। इसलिए कोई भी समाज वैसा ही होता है जैसा उसमें रहने वाले व्यक्ति होते हैं। समाज का परिवर्तन मूलतः व्यक्ति के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर किसी भी समाज को अर्थ देना है, संस्कार देना है, सार्थकता देनी है, तो उसे व्यक्ति से शुरू करना होगा। इस कविता में भी अज्ञेय ने सीपी और समुद्र के संबंधों के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों की परस्परता को संकेतित करते हैं। और हम कह सकते हैं कि सीपी अपने में बंद और स्वायत्त होते हुए भी वह सागर को नकारती नहीं है। यह व्यक्तिवाद नहीं है, बल्कि व्यक्तित्ववाद है, जो अज्ञेय की अन्य कविताओं की तरह इस कविता में भी दिखाई देती है। इस कविता का एक बहुत ताकतवर, बहुत उल्लेखनीय पक्ष है स्मृति धर्मिता। अज्ञेय की कविताओं में स्मृतियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या कारण हो सकता है कि हरी घास पर क्षण भर ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो अज्ञेय की चर्चित लंबी कविता असाध्य वीणा भी स्मृतियों से बनी हुई कविता है, और प्रेम और संबंधों के इतिहास में स्मृति की एक प्रभावशाली निर्णायक भूमिका अज्ञेय में दिखाई देती है। यह कविता भी स्मृति बिंबों से बनी हुई कविता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कवि कहता है कि आओ इस हरी घास पर बैठकर हम पुरानी स्मृतियों में खो जाएं, याद करें नदी में तैरती नाव को, धूल भरे रास्ते में आषाढ़ के महीने की तपती हुई धूप को, साथ साथ झील में तैरना, विशाल बरगद के नीचे खड़े होकर अचानक हमारी हंसी का फूट पड़ने का क्षण, धूप में लाल हो उठे शरीर और पसीने से तुम्हारे चेहरे पर चिपक गई लठ, चीड़ के जंगल में दो घोड़ों पर सवार हम दुल्की चलते हुए नदी की गीली हवा को फूले हुए नथनों में भरते हुए, और नदी में जा रहे स्टीमर की सीटी की भारी आवाज़, किसी खंडहर में हम एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां फंसाए घूमते हुए, ऊपर मधु का छत्ता, डाकियों के पैरों की आहट, धूल में बबूल की मिली हुई गंध, शीर्ष वृक्ष के रोएदार फूलों में से रोए का झरना, उसमें किसी कविता का पद याद आ जाना, किसी मस्जिद के गुंबद के पीछे धीरे धीरे सूरज का डूबना, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी, घुंघरू की आवाज़, संथाली गीत के लंबे स्वर, और रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, पानी की लहरें, आंधी, नदी, किनारे के बित्ते भर की झाड़ में छाह, बित्ते से नाप कर तोड़े गए तिनके, लू और हमारी चुप्पी। ये एक बहुत बड़ी स्मृतिमाला है, और इससे पता चलता है कि अज्ञेय संबंधों और जीवन की गहराई में उतरने वाले रचनाकार हैं।
लेकिन ख़ास बात यह है कि इस स्मृति में कहीं भी दुख नहीं है, इस स्मृति में कहीं भी अवसाद नहीं है, बल्कि ये स्मृतियाँ जीवन के सुखद क्षणों को याद दिलाती हैं। इसलिए इन स्मृतियों में एक रूमानियत है, इन स्मृतियों में मन को प्रफुल्लित करने वाली बातें हैं। कहीं कोई अवसाद नहीं, कड़वाहट नहीं, निराशा का भाव नहीं। कहा जा सकता है कि इन स्मृतियों को वर्तमान में जीकर रचनाकार अपने समय को सार्थक बनाना चाहता है और यह मानता है कि स्मृतियों की रागमयी दुनिया अतीत की वस्तु नहीं है, बल्कि वे हमारे वर्तमान को भी स्पर्श करती हैं और वर्तमान को अर्थ देती हैं। इसलिए अज्ञेय ने सजग भाव से कहा है कि स्मृतियों में जाना अतीत की शरण में जाना नहीं है, बल्कि वह जीवन के अनुभवों को नए सिरे से दोबारा जीने की आकांक्षा का प्रतिरूप है। इसलिए इन यादों पर अतीतगामी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, बल्कि यह जीवन जीने की पुनर्रचना का पर्याय है। इस कविता का एक अन्य पक्ष है कि यह कविता विचारधारा में मार्क्सवाद का विरोध करती है और यह मानती है कि कोई भी रचना केवल जनवादी होकर या यथार्थवादी होकर ही महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। हम प्रकृति में, प्रकृति के खुलेपन में, प्रकृति के मुक्त प्रांगण में हम मिलें, हम जिएं, हम स्मृतियों में लौटें। यह आत्मविलयन का, आत्मदान का और सार्थकता और सौंदर्य की अनुभूति का क्षण है। इसलिए इस कविता में व्यक्ति की अनुभूति, व्यक्ति की स्मृति और व्यक्ति की यत्ता को महत्व दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ यह कविता व्यक्ति के एकाधिकारवादी स्वच्छंदतावाद का समर्थन नहीं करती, बल्कि इसमें एक खास तरह का संयम है। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय एक प्रकार से स्थापना देते हैं कि यथार्थ रचनात्मकता का एकमात्र पैमाना नहीं है, बल्कि निजी अनुभूतियों और प्रकृति के सौंदर्य से मन में उपजी हुई चेतना भी प्रामाणिक और ज़रूरी हो सकती है। यानी ऐसी कविताएं जिन कविताओं में किसी ऐतिहासिक और सामाजिक यथार्थ का स्पर्श न हो, लेकिन मन की दुनिया प्रकट हो, मन की आकांक्षा प्रकट हो, स्मृतियों का संसार पुनर्जीवित हो, ऐसी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सार्थक हो सकती हैं। हरी घास पर क्षण भर कई दृष्टियों से एक हिंदी कविता की एक बड़ी उपलब्धि है, या हम कह सकते हैं कि हिंदी कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, और वह है स्मृति प्रकृति में जाकर भी रचनाकार मूलतः प्रकृति में पलायन नहीं करता या वह अतीत की पूजा नहीं करता। दरअसल प्रकृति और स्मृति के माध्यम से इस शहरी और आधुनिक सभ्यता में जो यंत्र होती हुई ज़िंदगी और संबंध हैं, उन संबंधों को एक बार तरलता से सौंदर्यानुभूति के धरातल पर जीने की आकांक्षा है। और यही कारण है कि इस कविता में रूमानियत के साथ साथ एक ऐसी विचारधारात्मकता या एक ऐसी बौद्धिकता है जो संबंधों और जीवन के एक नए अर्थ की तरफ संकेत करती है। और आगे ये कहना चाहते हैं कि जब तक जीवन में स्मृतियों का, परंपरा का और प्रकृति का समावेश नहीं होगा, तब तक न संबंधों का कोई अर्थ है और न ही जीवन का। यह कविता संबंध और जीवन के पक्ष में खड़ी हुई कविता है। दूसरी कविता कितने नावों में कितनी बार। इस कविता को समझने के लिए हमें
थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी उपनिवेशीकरण की शताब्दी है इस देश में। 19वीं शताब्दी में उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, उसके जद में, उसकी परिधि में शिक्षा, कानून और कलाएं, राजनीति, प्रशासन तंत्र, ये सभी का उपनिवेशीकरण हुआ। और हम कह सकते हैं कि उपनिवेशीकरण की इस प्रक्रिया का विरोध भी उस समय शुरू हुआ, जिसको हम उपनिवेश विरोधी चेतना कह सकते हैं। यह कविता उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के विपक्ष में खड़ी हुई कविता है और इस कविता के अर्थ सूत्र भी उपनिवेशीकरण की प्रतिज्ञा से, चेतना से, आकांक्षा से या संकल्प से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस कविता में दो दुनियाएं हैं। एक दुनिया वह है जहाँ पर एक छोटी सी ज्योति है और दूसरी दुनिया वह है जहाँ पर प्रकाश है, नंगा, तीखा, निर्मम प्रकाश। ये कौन से लोक हैं जहाँ पर एक छोटी सी ज्योति है और ठीक उसके दूसरे ध्रुव पर एक नंगा, तीखा, निर्मम प्रकाश है। दरअसल ये पश्चिम और भारत है। आगे की कविता में भारतीयता का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हिंदी साहित्य की दुनिया में जिन रचनाकारों ने औपनिवेशिक सत्ता या औपनिवेशिक संस्कृति का रचनात्मक प्रतिरोध किया, उनमें आगे का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाना चाहिए। यह कविता उपनिवेशवाद के वर्चस्व के प्रतिपक्ष की कविता है और इसलिए आप देखेंगे कि इस कविता का जो केंद्रीय सूत्र है, छोटी सी ज्योति, छोटी सी ज्योति तक रचनाकार पहुंचता है कई प्रकार की दूरियां पार करके, कितनी नावों में डगमगाते हुए, कितनी यात्राओं के बाद आता है इस ज्योति की तरफ। भारतीय परंपरा और भारतीय इतिहास की जो यात्रा है, उस यात्रा में जो विविधता है, उस यात्रा में जो अनगढ़ता है, उस यात्रा की जो जटिलताएं हैं, उसको रूपक के स्तर पर कहा गया। कितनी दूरियों से, कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, वो मेरी छोटी सी ज्योति। यह छोटी सी ज्योति भारतीय अस्मिता है, भारतीयता है और इस भारतीयता के बनने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारतीयता एक सांचे में ढली हुई वस्तु नहीं है। विविधता, विकास, परिवर्तन इस भारतीयता के बीज सूत्र हैं और इस भारतीयता तक सभ्यता के हर मोड़ पर एक यात्रा के द्वारा रचनाकार पहुंचता है और एक झलमल प्रकाश के रूप में इस ज्योति को वह देखता है, क्योंकि यह ज्योति जीवन प्रसंगों से, जीवन की परिस्थितियों से, दर्शन से, चिंतन की परंपरा से, संवाद से बनी हुई ज्योति है। तो रचनाकार कहता है कि मैं इतिहास की एक लंबी यात्रा करते हुए या इतिहास और परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में मैंने यात्राएं की और मैं बार बार उस ज्योति की तरफ लौटा, जो ज्योति एक कुहासे में छिपी हुई है। भारतीयता एक स्थूल, प्रत्यक्ष, ठोस चीज़ नहीं है, बल्कि वह एक अवधारणा है, एक विकसित होती हुई अवधारणा, जिसे बार बार परिभाषित करने की ज़रूरत है। मैं इतिहास में यात्रा करता हुआ बार बार इस ज्योति तक आता हूँ, लेकिन और आगे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं इस ज्योति के आसपास एक प्रभामंडल देखता हूँ। यह प्रभामंडल व्यक्तित्वों का है, इसलिए
भारतीयता में बुद्ध हैं, भारतीयता में शंकराचार्य हैं, भारतीयता में भक्ति आंदोलन के संत और कवि हैं। मैं बार बार इस प्रभामंडल की तरफ लौटता हूँ जो मुझे आश्वस्त करती है, जो मुझे आक्लांत करती है, जो मुझे धैर्य देती है। और दूसरी तरफ एक और दुनिया है जिसकी तरफ मुझे कुछ जहाज खींच कर ले जाते हैं। ये और दुनिया यूरोप की है और इस कविता में अज्ञे ने उस दुनिया का परिचय दिया है। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उहाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। पश्चिम की जो समूची ज्ञान संपदा है वह तथ्य पर आधारित है। पश्चिम की जो सारी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं वे निर्मम रूप से नंगी हैं और तीखी हैं, और इसलिए उस सभ्यता में सच्चाइयों की जगह पर तथ्य की चीखें हैं। जिंदगी, समाज और सभ्यताएं तथ्यों के नंगेपन और तथ्यों के तीखे प्रकाश से नहीं चलती। उसमें आत्मा का, उसमें संस्कारों का, उसमें विनम्रता का, उसमें आत्मदान का, उसमें समर्पण का हल्का अंधेरा भी शामिल होता है। यह कविता यूरोप बनाम भारत के सांस्कृतिक द्वंद्व को बहुत प्रतीकात्मक ढंग से रेखांकित करती है, और हम कह सकते हैं कि आधुनिक रचनाशीलता में जहाँ पर पश्चिम का प्रतिरोध हिंदी साहित्य में किया गया है, इस कविता को एक संकेतात्मक प्रतिरोध की रचना के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। और यही कारण है कि यह कविता भारतीयता का, भारतीय चेतना का और भारतीय अस्मिता का प्रतिनिधि स्वर है, और इस स्वर की टकराहट पश्चिम के तथ्यवादी संस्कृति से या तथ्यवादी सभ्यता से है। यह कविता भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों के पक्ष में खड़ी हुई कविता है, लेकिन इसकी भारतीयता राजनीतिक भारतीयता नहीं है। इस भारतीयता में एक विशेष प्रकार की मानवीय सृजनात्मकता है जो यूरोप की सभ्यता को भी मानवीय बनाने का आह्वान करती है। इस तरह से यह कविता हिंदी कविता की एक बड़ी उपलब्धि इस अर्थ में है क्योंकि वह साहित्य के मोर्चे पर उपनिवेशवाद का विरोध करती है। धन्यवाद।